हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे एक्सप्लेन पे। और यह है नागराज कॉमिक्स की इच्छाधारी। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। ये इस कॉमिक का तीसरा पार्ट है। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। और उसके बाद मैं उसको भेजने वाले इसने तो मेरे विश्वहुंकार पर ध्यान तक नहीं दिया। पर यह कैसे संभव है? ऐसा तो सिर्फ तभी संभव है जब या तो यह प्राणी सांस न लेता हो और फिर या यह प्राणी जीवित ना हो। और अगर दोनों में से एक भी बात सच है तो फिर मेरी सर्प शक्तियाँ इस पर ज़्यादा असरदार साबित नहीं होंगी। इसको परास्त करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरी शारीरिक शक्ति। नागराज उस प्राणी पर लपका तो ज़रूर, लेकिन चीख उस प्राणी के मुंह से नहीं बल्कि नागराज के मुंह से निकली। इसका शरीर तो पत्थर जैसा सख्त है। अब मुझे उस शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा जिसका प्रयोग मैं सिर्फ आपातकाल में ही करता हूँ, अपनी इच्छाधारी शक्ति का। नागराज के मानसिक संकल्प करते ही उसका शरीर कणों में बदलने लगा और वे कण वायुमंडल में मौजूद कई प्रकार के अन्य कणों के साथ मिश्रित होने लगे और फिर कणों का यह मिश्रण एक निश्चित आकार लेने लगा। वह आकार जो सिर्फ रूप और आकार में ही नहीं, शरीर में ही नहीं बल्कि बल में भी उस दुश्मन प्राणी की बराबरी का था। नागराज बन चुका था इच्छाधारी नागराज। और अब मुकाबला दो बराबर शक्तियों के बीच में था। दोनों के बीच में सिर्फ अंतर इतना ही था कि एक के पास जो दिमाग और दृढ़ संकल्प था वह दूसरे के पास नहीं था। कमाल है, मैं इसको जिस शक्ति से पटक रहा हूँ उससे तो इसका शरीर चूर चूर हो जाना चाहिए, लेकिन इस पर तो कोई खास असर होता नहीं दिखता। यानी लड़ाई का स्टाइल बदलना पड़ेगा। इसके शरीर से एक एक अंग को तोड़ तोड़ कर अलग करता हूँ। शुरुआत इसके शरीर के सिर से लहरा रहे तंतुओं से करता हूँ। नागराज ने एक तंतु को उखाड़ दिया, मगर दूसरा तंतु उखाड़ते ही वह प्राणी एक हल्के से धमाके के साथ धूल बनकर हवा में बिखर गया। अरे एकाएक यह क्या हुआ? अब मुझे भी इच्छाधारी रूप में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायुमंडल से लिए वायु कणों को वापस वायुमंडल में छोड़कर नागराज वापस आ गया अपने सामान्य रूप में। कमाल है, जो प्राणी इतनी पिटाई के बाद भी टस से मस नहीं हुआ वह तंतु के उखड़ते ही धूल में कैसे बदल गया। लेकिन मुझे लगता है कि यह खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि यह प्राणी तो लुटेरा हो नहीं सकता। असली लुटेरा वह है जिसने इस प्राणी को वैन लूटने भेजा था, और उसने अगर एक हमला किया है तो असफल हो जाने पर दूसरा हमला भी जरूर करेगा। परंतु वह लुटेरा है कहाँ? कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? नागराज की चारों तरफ घूमती नजरें कुछ भी ढूंढ नहीं पाई। कौन है वह लुटेरा जो इस वैन का पैसा लूटना चाहता है? सामने क्यों नहीं आता कायर? लेकिन नागराज के सवाल के जवाब में उसी की आवाज़ चट्टानों से टकरा कर वापस आ गई। कोई दिखाई नहीं दे रहा। खैर, जब तक उस दुश्मन के दिखने का इंतजार करता हूँ तब तक वैन में फंसे इन बेहोश गार्डों को बाहर निकाल लूँ। जल्द ही नागराज दोनों गार्डों को पलटी हुई वैन से बाहर निकाल चुका था। ये दोनों काफ़ी घायल हैं। इनको जल्द ही अस्पताल पहुंचाना होगा। लेकिन अगर मैं इनको अस्पताल ले जाऊंगा तो वैन में रखे पैसे की हिफाजत कौन करेगा? कुछ पहरेदार छोड़कर जाता हूँ। अपनी सर्प सेना को कुछ चुनिंदा सांपों को, अपने घातक सर्पों को वैन में रखे पैसों और सोने की रखवाली करने के लिए छोड़कर नागराज दोनों बेहोश गार्डों को लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। उम्मीद है कि मैं 10 मिनट में वापस लौट आऊँगा और इतनी देर में वह अदृश्य लुटेरा वैन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन नागराज यह नहीं समझ रहा था कि उस अदृश्य लुटेरे का निशाना अब वैन में रखा पैसा नहीं बल्कि खुद नागराज था। आह, यह क्या? अब वह लुटेरा वैन को छोड़कर मुझ पर हमला कर रहा है। वह चमगादड़ जैसा प्राणी नागराज पर एक बार फिर लपका, लेकिन नागराज के एक ही सटीक किक ने उसके शरीर को धूल बनाकर हवा में बिखेर दिया। लेकिन हमलों का दौर तो अभी भी शुरू हो रहा था। अरे, उधर हवा में धूल का एक बगुला कैसे बन रहा है? वह बगुला एक आकृति धारण कर रहा है। उस बगुले को आकृति लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा
हे भगवान, ये तो मैंटिकोर है, प्राचीन ग्रीक कथाओं का एक काल्पनिक प्राणी। लेकिन यह यहाँ पर कैसे आ गया? क्या किसी ने इसको भूतकाल से बुलाया है मुझे खत्म करने के लिए? और या फिर ये वैन पर हमला करने वाले उस प्राणी की तरह है जो धूल बनकर हवा में बिखर गया था? अभी चेक करता हूँ। नागराज मैंटिकोर की तरफ लपका और अपने पैर को लगभग तोड़वा ही बैठा। आह, इसका शरीर भी वैन पर हमला करने वाली प्राणी की तरह ही सख्त है, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस पर भी मेरी सर्प शक्तियाँ असरगार साबित नहीं होंगी। इच्छाधारी शक्ति का एक बार फिर इस्तेमाल। आओ! मैंटिकोर का भारी भरकम पंजा नागराज की खाल को चीरता चला गया और नागराज हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। ओह! यह मैंटिकोर मेरी तरफ लपक रहा है। मेरे पास बच सकने का भी वक्त नहीं है। अब यह अपने पंजे को के एक ही वार से मेरी खोपड़ी को कच्ची दीवार की तरह तोड़ देगा। अरे, मेरी तरफ लपकते लपकते यह एकाएक क्यों रुक गया? खैर, कुछ भी हो, इसकी इस हरकत ने मुझे बचने का वक्त दे दिया है। नागरस्सी मैंटिकोर की गर्दन से लिपट गई। इसको पहले कुछ पलों के लिए बेबस कर देता हूँ और फिर इसको कोमल परों में अपना और फिर इसके कोमल पैरों में अपना विषदंत गड़ा देता हूँ। शायद उससे यह प्राणी खत्म हो जाए। नागराज के दांत पैरों के अंदर घुसने में कामयाब हो गए, लेकिन नागराज की योजना असफल रही। विषदंत का मैंटिकोर पर कोई भी असर नहीं हुआ। इस प्राणी मैंटिकोर पर भी मेरी सर्प शक्तियाँ बेअसर साबित होंगी। इसको भी अपनी उसी शक्ति से हराना होगा जिससे मैंने पहले प्राणी को मात दी थी। एक बार फिर मुझे बनना होगा इच्छाधारी नागराज। लेकिन यह क्या हो रहा है? मैं पूरी तरह से अपना इच्छाधारी रूप क्यों नहीं धर पाया? कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। पर अब कुछ भी हो, मुझे अपने इसी रूप की मदद से इस मैंटिकोर को परास्त करना होगा। नागराज मैंटिकोर पर टूट पड़ा, लेकिन इच्छाधारी रूप धरने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो जाने के कारण उसकी शक्ति मैंटिकोर के बराबर नहीं हो पाई थी। आह, इससे काम नहीं चलेगा। मेरी शक्ति अभी मैंटिकोर से काफ़ी कम है। मुझे अपने सामान्य रूप में आकर एक बार फिर इच्छाधारी रूप धारना होगा ताकि मेरी शक्तियाँ मैंटिकोर के बराबर हो। नागराज को विवश होकर अपने सामान्य रूप में आना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह इच्छाधारी रूप धारण करने की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर पाता, एक खुशी से भरी किलकारी उसके कानों से अटक रही। हा हा हा, काम कर दिया है, यह शक्ति तो काम कर रही है। नागराज लगभग तुरंत ही उस आवाज के स्रोत की तरफ लपका और उसकी आंखें अचरज से गोल होती चली गई। हेलो नागराज। अरे, सिर्फ आंखें और जबड़ा हवा में तैरता हुआ मुझसे बात कर रहा है? कैसे? ये आंखें और जबड़ा भी तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति की मेहरबानी से है नागराज, वरना इसके पहले तो मैं बिल्कुल ही अदृश्य था, आर पार सा दिखता था मैं। इसलिए मैंने अपना नाम ही रख लिया है सीथ्रू, यानी कि आर पार। सीथ्रू? अच्छा, तो मिस्टर सीथ्रू, तुमने मेरा नाम कैसे जान लिया? मेरी इच्छाधारी शक्ति के बारे में कैसे पता किया? और मेरी इच्छाधारी शक्ति से तुम्हारी आंखें और जबड़ा किस तरह से उभर आए? ओह ओह, इतने सारे सवाल एक साथ। जवाब देना कहाँ से शुरू करूं? खैर, मैं तुमको शुरू से सुनाता हूँ। शायद मेरी कहानी सुनकर तुम कुछ के मारे अपनी इच्छाधारी शक्ति मुझे दे दो। आज से सिर्फ 2 महीने पहले तक मैं एक सामान्य वैज्ञानिक था, हर इंसान की तरह हाड़ मांस का जीता जागता पुतला। मैं बहुत प्रभावशाली वैज्ञानिक हूँ, लेकिन अपने प्रयोगों को करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। इसलिए मैंने एक सरकारी नौकरी पकड़ ली ताकि सरकार के पैसों से अपने प्रयोगों को कर सकूं। मैं टेलीपोर्टेशन पर प्रयोग कर रहा था। टेलीपोर्टेशन यानी पदार्थ को कणों में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया। कुछ कुछ वैसी है जैसा शायद तुमने स्टार ट्रेक टीवी सीरियल में देखा होगा। यह बकवास बंद करो और मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे इस सवालों के जवाब देने की शुरुआत कर रहा था। सरकारी लेबोरेटरी में मैंने गुप्त रूप से प्रयोग करना अपनी पर्सनल लैब में 2 टेलीपोर्टेशन चैम्बर बनाए।
एक ट्रांसमिटर चेंबर यानी कि पदार्थ भेजने वाला, और दूसरा रिसीविंग चेंबर यानी पदार्थ ग्रहण करने वाला। अब मैं एक ऐतिहासिक प्रयोग के लिए तैयार था। अपने चेंबरों की टेस्टिंग के लिए मैंने पहले लोहे के एक टुकड़े को ट्रांसमीटर चेंबर में रखा। वह टुकड़ा सफलतापूर्वक रिसीविंग चेंबर में ट्रांसमिट हो गया। मेरे चेंबर सफलतापूर्वक काम कर रहे थे। अब मुझे इनकी टेस्टिंग किसी भी जीवित वस्तु पर करनी थी। मैंने आसपास देखा, कहीं पर एक तिलचट्टा था। मक्खी भी नजर नहीं आ रही थी। मुझसे और सब्र नहीं हो रहा था। मैं खुद ही ट्रांसमिटिंग चेंबर में बैठ गया। मशीन चालू हो गई। मेरा शरीर कणों में बदल गया और यही से सारी गड़बड़ शुरू हुई। मैंने सरकारी मशीनों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। टेलीपोर्टेशन सिस्टम जीवित वस्तुओं को ट्रांसमिट करने का दबाव सहन नहीं कर पाया। उसने मुझे कणों में तो बदल दिया, पर मुझे ट्रांसमिट नहीं कर पाया। जोर पड़ने से सिस्टम भी शॉर्ट सर्किट हो गई और साथ ही में मेरे शरीर से अलग हो गई। मेरे शरीर के कणों को वापस में बांध कर रखने वाली अणुऊर्जा, और मैं हाड़ मांस के एक आदमी से बदल कर बन गया कणों का एक उड़ता हुआ एक समूह। मेरे सोचने समझने की क्षमता तो बराबर थी, लेकिन मैं बन गया था सी थ्रू, आर पार दिखने वाला इंसान। इस बल्ले रूप से मुझे नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन फायदा भी हुआ। अब मैं अपने शरीर को खुली अणु ऊर्जा का इस्तेमाल वातावरण में तैर रहे धूल और गैसों से के विभिन्न कणों को कोई भी मनचाहा रूप देने में सकता था, और फिर इस प्रकार से निर्मित प्राणी को अपनी खुली मानसिक तरंगों के जरिए एक जीवित प्राणी की तरह चला फिरा सकता था। तुम अभी एक ऐसे प्राणी से टकरा चुके हो। साथ ही मेरे अंदर एक और क्षमता विकसित हो गई। मैं किसी के भी मस्तिष्क को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकता हूँ, और चाहूँ तो मस्तिष्क के किसी भी हिस्से को अपनी मानसिक तरंगों से चोट पहुंचा सकता हूँ। ओह, यानी मस्तिष्क पढ़ सकने की क्षमता के कारण ही तुम मेरा नाम और मेरी इच्छाधारी शक्ति के बारे में जान गए। नहीं नहीं नागराज, तुम्हारा मस्तिष्क पढ़ने की कोशिश तो मैंने बाद में की। दरअसल मुझे अपने शरीर के कणों के अलग हो जाने का बहुत अफसोस था। मैं फिर से सामान्य आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पूरा टेलीपोर्टेशन सिस्टम फिर से बनाना था, और उसके लिए चाहिए था पैसा। इसीलिए मैंने इस वैन को लूटने की कोशिश की। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि उस वैन में पैसा है? तुम लोग की मूर्खता के कारण। अगर किसी वैन के साथ इतनी सिक्योरिटी हो तो जाहिर है कि वैन में कोई कीमती चीज़ ही पड़ी होगी। बस मैंने एक प्राणी को वैन लूटने के लिए भेज दिया, लेकिन तुमने एक अजीबोगरीब शक्ति का प्रयोग करके उस प्राणी का जैसा रूप धरकर उसको खत्म कर दिया। उस वक्त मैंने तुम्हारे मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश की। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति यह शक्ति जिससे तुम्हारा शरीर कणों में बदलकर फिर से जड़कर नए रूप धारण कर सकता है। मैंने सोचा, अगर अपनी अणुशक्ति और तुम्हारी यही शक्ति खींच ली जाए तो ये शक्ति मेरे कणों को भी जोड़ सकती है। बस मैंने मेंटिकोर को तुम्हारे पीछे भेज दिया। तुमने इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग किया, और जिस वक्त तुम्हारा शरीर कणों के रूप में था, उसी वक्त मैंने ये शक्ति थोड़ी सी खींच ली। उससे मेरी आंखें और जबड़े के हिस्से फिर से जुड़ गए। अब मैं तुमको फिर से बार बार इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने पर मजबूर करूंगा, और इस शक्ति को खींचकर अपने पूरे शरीर को जोड़ लूंगा। और जब मेरे शरीर के कण इच्छाधारी रूप की शक्ति से जोड़ेंगे, तो फिर मैं भी कोई भी रूप धर सकूंगा। सारी दुनिया मेरे इशारों पर नाचेगी। सपने देखना बंद कर सीतरू। तूने अपनी स्कीम को मेरे सामने बताकर मुझे सावधान कर दिया। अब मैं इच्छा रूप को धारण नहीं करूंगा, और तू मुझे मजबूर भी नहीं कर सकता। चाहे तो अपने मेंटिकोर का इस्तेमाल करके भी देख ले। उसकी अभी जरूरत नहीं है नागराज। मैंने तुम्हारे मस्तिष्क में स्थित उस ग्रंथि को विचार तरंगों द्वारा ढूंढ लिया है जो इच्छाधारी शक्ति को नियंत्रित करती है।
अब मैं इस ग्रंथि को अपनी अणुशक्ति के हमले से इतना खलबला दूंगा कि यह ग्रंथि अनियंत्रित होकर तुमको खुद ब खुद इच्छाधारी रूप बदलते रहने पर मजबूर करती रहेंगी। अणुशक्ति की किरणों के सटीक वार नागराज के मस्तिष्क में स्थित इच्छाधारी ग्रंथि से टकराए और इच्छाधारी ग्रंथि में एक तीव्र हलचल शुरू हो गई। नागराज के मस्तिष्क में एक के बाद एक मानसिक चित्र उभरने लगे और नागराज का शरीर उसी मानसिक चित्र की तरह अपनी इच्छाधारी रूप को धरने लगा। नागराज के हर बदलते रूप के साथ साथ उसकी इच्छाधारी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा खींचता चला गया सीतरू, और अपनी सीतरू के शरीर के कण धीरे धीरे जुड़ते जा रहे थे। ओह, यह अपनी मानसिक शक्ति द्वारा लगातार मेरी इच्छाधारी ग्रंथि पर प्रहार करता जा रहा है और मैं ये चाहकर भी अपने रूप बदलने को रोक नहीं पा रहा। सीतरू मेरी इच्छाधारी शक्ति को चुरा चुरा कर अपने शरीर के कणों को जोड़ रहा है और अगर वह सफल हो गया तो पूरे संसार के लिए भयानक खतरा बन जाएगा। मुझे इसको रोकने का तरीका ढूंढना होगा और वह भी बहुत जल्दी। पर वह तरीका क्या हो सकता है? आ गया। और उसके लिए सबसे पहले मुझे सीतरू से दूर भागना पड़ेगा ताकि यह मेरे मस्तिष्क पर मानसिक तरंगों से वार न कर सके। और भागूंगा भी मैं उस तरफ जिस तरफ वह हथियार पड़ा है जो मुझे इच्छाधारी रूप बदलने से रोक रहा है। अच्छा, तो नागराज भाग रहा है। भाग कहा मैंटिकोर, इसका पीछा करो। नागराज बेकार में ही नहीं भाग रहा था, उसके दिमाग में एक योजना जन्म ले चुकी थी। ये रही वो पलटी हुई वैन। यह पर कहीं आसपास वह चीज़ होनी चाहिए जिसकी मुझे तलाश थी। तो दोस्तों, ये पार्ट यही तक था। अब इसकी आगे की कहानी हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। तो चलिए इस पार्ट को समाप्त करते हैं। लेकिन इस पार्ट को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर दीजिए। साथ ही में थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे लाइक से ज़्यादा आपके अच्छे कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तब तक मेरी बाकी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।